Good morning, all of you. Good afternoon, sorry. Good afternoon, all of you. Today I shall teach you about the inorganic chemistry BSc first year, part 4 P block element. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasabura, Prayagraj. छात्रों दोपहर का नमस्कार। अब मैं पिछली कक्षा में आपको डाइबोरेन के विषय में बताया था या बोराजोल के विषय डाइबोरेन के विषय में बताया हुआ था, उसके स्ट्रक्चर को बताया हुआ था। इस वाली क्लास में अब आप पार्ट 4 में आपको बताऊंगा कि बोराजीन या बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है। तो इसको देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोराजीन या बोराजोल, बोराजीन ऑब्लिक बोराजोल ऑब्लिक इनऑर्गेनिक बेंजीन ठीक है। ये क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसको देखिएगा बखूबी तरीके से। ओके, देखिए छात्रों, यहाँ पे बात यह आती है कि जो बोराजोल होता है या बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होता है और हकेल ने इसकी डिस्कवरी की हुई थी एरोमेटिक कंपाउंड की। और जो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ करते हैं वो ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमा शब्द से मिला हुआ है, दुर्गंध शब्द से मिला हुआ है। दुर्गंध का मतलब होता है तीक्ष्ण गंध। जैसे हम किसी टायर को जलाते हैं तो बड़ा तीक्ष्ण जलता है, तो एरोमा शब्द हो जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है एरोमा शब्द से हुआ है। तो ये चीज़ें आप ना भूलिएगा छात्रों। यहाँ पे एक मैटर यह फंसता है कि जो एरोमा है, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं एरोमा में जो कि ऑलरेडी हमारे दैनिक जीवन में यूज भी होती हैं। आपको बता दें कि लाइफ में यहाँ पे जैसे मैंने बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखा हुआ है, तो आपको बता दें कि दो चीज़ें कंपाउंड हुआ करती हैं। एक एलिफैटिक हुआ करता है और दूसरा एरोमेटिक हुआ करता है। ठीक है। एलिफैटिक कंपाउंड को हम जब जलाते हैं तो यह सफ़ेद धुएं के साथ जलता है। एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो यह काले धुएं के साथ जलता है। एलिफैटिक कंपाउंड खुली श्रृंखला में होते हैं जिसे हम विपरीत श्रृंखला कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, क्लोज स्ट्रक्चर में होता है। और ऑलरेडी यह क्लोज स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें दुर्गंध भी होता है। जो मैंने कहा ये संवरित होते हैं, इनके नाम में साइक्लो शब्द यूज होता है। और एक चीज़ आपको और भी बता दें कि जो बेंजीन है, कंपाउंड बेंजीन की बात यदि हम करें तो बेंजीन यह एक ऐसा एरोमेटिक यौगिक है जिसे सबसे पहले हम लोगों ने बेंजीन ने फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन। बेंजीन जो होता है फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और यह फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन जो है, इसे हकेल नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवरी किया हुआ था। हकेल के ऊपर जो दो बिंदी लगी हुई है यह डबल बॉन्ड को दर्शाता है। हकेल का यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम हकेल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। हकेल की जो मृत्यु होती है वह कैंसर से होती है।
हकेल ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी किया हुआ था और उन डिस्कवरी में जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वह डिस्कवरी की चर्चा यह है कि हकेल ने एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, इसको बखूबी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। हकेल ने बताया कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो सबसे पहले यह होगा कि उसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़रूर होंगे, यानी वह क्लोज में होगा, वह बंद जरूर होगा। देखिए, हम एरोमेटिक के बाद इस पर आएंगे, बट उसको बताने के बाद ही इस पर आएंगे। इसका फार्मूला होता है B3N3S6, ये होता है। उसके बाद हकेल ने एक बात यहाँ पे बताया कि उसके अंदर डिलोकेलाइजेशन पेरीफेरी डबल बॉन्ड होंगे, यानी एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा जो परिध के पास, किनारे के पास डिलोकेलाइज्ड होता रहेगा। पेरीफेरी डिलोकेलाइज्ड डबल बॉन्ड होगा जो कि घूमता हुआ नज़र आएगा और बाद में यह रिंग हमको जो दिखाई देगा वह ऑलरेडी एक रिंग के रूप में दिखाई देगा और इन रिंगों की संख्या भी इन्होंने निर्धारित किया हुआ था कि यदि एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो उनके रिंगों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरीके से 1, 2, 3 रिंगों की संख्या आती है, लेकिन यहाँ पर रिंगों की संख्या 1, 2, 3 आती है, लेकिन जो हम 4n+2 रूल में इसका रखते हैं, जहाँ n बराबर मैंने ये कहा है, ठीक है, ये रिंगों की संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह होता है 2, 6, 10, 14, इस तरह से होता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त यह बताई हुई थी कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी उसी प्लेन में रहना चाहिए, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर उसमें से एक भी रूल फॉलो नहीं करता है, अगर उसमें से एक भी रूल फॉलो नहीं करता है तो वह कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन वह एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होगा। लेकिन एक शर्त उन्होंने और भी बताई थी कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो एंटी एरोमेटिक हुआ करते हैं, और एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसमें कंडीशन यह होता है कि जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का मान होता है वह ऑलरेडी 4 होता है, 12 होता है, 16 होता है एंटी एरोमेटिक होने के लिए। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है कि जो एंटी एरोमेटिक रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वह नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन वह नॉन एरोमेटिक कभी नहीं होगा। यानी यहाँ पे यह एक घटना घटित होती है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यदि वह एरोमेटिक कंपाउंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह नॉन एरोमेटिक हो सकता है, और यदि कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन एरोमेटिक वाला एंटी एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। लेकिन एरोमेटिक वाला एंटी एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। यह बिल्कुल क्लियर बात है, एरोमेटिक वाला एंटी एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे पाया गया कि जो B3N3S6 है
ऑलरेडी इसे हम बोराजोल या बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एरोमेटिक से मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड से मैच कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, बखूबी तरीके से आप इसे देख सकते हैं। बी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड एच, है कि नहीं? फिर सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड एच। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, 3 बार बी हो गया, ये क्लियर हो गया। 1 2 3, 3 बार एन हो गया, ये क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 बार एच हो गए, यह भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने पाया B3N3S6। हमने क्या पाया? B3N3S6 पाया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यह जो डबल बॉन्ड थे यह डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड नहीं है, मीन्स नॉट डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड, नॉट डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड। अगर आप इस बॉन्ड को कहें कि यह डीलोकेलाइज्ड हैं तो B3N3S6 में यह डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड नहीं होते हैं, जबकि यह डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन यह है कि जब भी यह रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देते हैं। कैसे रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि यह डीलोकेलाइज्ड नहीं है इसलिए इनका पाई बॉन्ड आसानी के साथ टूटता है। और जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बना करते हैं, और जब 2 सिग्मा आपस में मिला करते हैं तो एक पाई बॉन्ड बना करता है। जब एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बनता है, तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है। और जब 2 सिग्मा आपस में मिलकर के एक पाई बॉन्ड बनाया करते हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये चीज़ें होती हैं। दूसरी कंडीशन देखिएगा, ये आपका जो बॉन्ड था, यह बॉन्ड एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड था। यह बॉन्ड कैसा बॉन्ड था? यह बॉन्ड एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड था, माने यह बॉन्ड यहाँ से विस्थापित हो रहा था। जब यह बॉन्ड यहाँ से विस्थापित हो रहा है तो इसका मतलब यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जबकि यह कैसा रिएक्शन देता है? यह एडिशन रिएक्शन देता है। आपको रिएक्शन भी दिखा रहे हैं, प्लस करके HCl लगा दीजिए, प्लस करके आप HCl लगा दीजिए तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 मॉलिक्यूल HCl के हम लेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है। और ये जब 3 पाई बॉन्ड आपस में टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बनाएगा तो 3 पाई बॉन्ड 6 सिग्मा बना देंगे। और 6 सिग्मा जैसे ही बनेगा तुरंत यहाँ पे हो जाएगा B, और B के बाद यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, क्या आ जाएगा? H, और इसके साथ लग जाएगा एक Cl, यहाँ पे हो जाएगा N, यहाँ पे हो जाएगा B, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड B, और यहाँ पे H हो जाएगा। नाइट्रोजन के पक्ष में H चला जाएगा, इनके पक्ष में H और Cl चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, H और Cl चला जाएगा, यहाँ पे H और H हो जाएगा। देख सकते, तो इन्होंने क्या दिया? एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन दिया। लेकिन ये कैसे रिएक्शन देते हैं? या एक प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कैसे रिएक्शन देते हैं? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी बातें हैं कि कोई एडिशन रिएक्शन देता है, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये सारी क्राइटेरिया इसकी हुआ करती हैं। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन इसीलिए बोला गया, बोराजोल इसीलिए बोला गया कि इनका जो स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी बेंजीन से मैच कर रहा था। बेंजीन से मैच करने की वजह से इन्हें हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम दिया। इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा, बोराजोल कहा। अगली चीज़ें आपको मैं और सुनाऊंगा। आइसोलोबल एनर्जी,
आइसोलोबल एनर्जी, जो हमारे पास ऑलरेडी पी ब्लॉक के एलिमेंट में बोरान पढ़ रहे हैं, यह एक प्रकार का आइसोलोबल एनर्जी देते हैं और इसमें आइसोलोबल एनर्जी के नाम पर इनका हम नाम रखा करते हैं। और इन नामों में जैसे हम इनका नाम क्लोसो, नाइडो, एराकीनो, हाइपो, ये सारी चीज़ें रखते हैं। आपको हम दिखा भी दे रहे हैं। जैसे मान करके चलिए कि यदि हम इनका यहाँ से हम नामकरण कर रहे हैं आइसोलोबल एनर्जी में, जैसे Bn हो गया और BnHn+2 आ गया, ना कि -2 आ गया, तो इसका नाम हम रख देते हैं हाइपरक्लोसो। क्या नाम रख देते हैं? हाइपरक्लोसो। देखा आपने, ऐसा नामकरण भी होता है। अगर इनमें BnHn आ गया +2 भी नहीं है तो दैट इज इनका नाम हो गया सुपरक्लोसो। क्या नाम हो गया इनका? सुपरक्लोसो। अगर ये BnHn-2 हो गए तो इनका नाम हो गया क्लोसो। और अगर ये BnHn-4 है तो इनका नाम हो गया नाइडो। अगर ये BnHn-6 है तो इनका नाम हो गया हाइपो। क्या नाम हो गया? हाइपो। तो ये क्राइटेरिया होता है इनके नामकरण का। अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए, जैसे मान करके चलिए कि आपको नाम रखना हो BTS6 का ही नाम रखना हो, ये पहले क्लियर कर लिया जाए कि ये लाइन के बाद हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वीडियोस हमारा पूरा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, थोड़ा सा आ सकता है। ठीक है, इधर भी हमारे पास जगह है काफ़ी, यहाँ भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ ले लेते हैं हम। तो इसको देखिएगा आप बखूबी तरीके से कैसे पढ़ा जा रहा है और किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, ओके। जैसे कि मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया BTS6 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? BTS6 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आप BTS6 लिखा है। अब इसका नाम मुझे रखना हो कि इसका नाम क्या पड़ेगा, है ना? क्या रखना मुझे यह रखना हो कि इसका नाम क्या पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके नाम के लिए BTS6 के लिए हमने क्या किया, दैट इज़ यहाँ पर हमने लिखा कि B2 है और यहाँ पे H2 करना हो तो ऑलरेडी मुझे यहाँ से 4 H को हटाना पड़ेगा। बोलिए, हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना? तो ऑलरेडी मैं इसको क्या लिखूँगा? B2 लिखूँगा, H2 लिखूँगा और -4 लिखूँगा। B2 लिखूँगा, H2 लिखूँगा और -4 लिखूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ BnHn-4। अब ये जब BnHn-4 हो गया तो आप यहाँ पे मिलाइए, क्या नाम पड़ रहा है इसका? नाइडो। क्या नाम पड़ा इसका? नाइडो। ठीक है, और चीज़ आती है, इससे हार्ड भी आता है। जैसा आ गया C2B4H10, ऐसे आ गया। और उसने कहा कि इसकी आइसोलोबल एनर्जी क्या होगी, इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसकी वैलेंसी को देखते हैं कि उसकी क्या वैलेंसी है, वह कितने संयोजकता है, वह कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है। उसकी जो संयोजकता होगी, उसकी जो वैलेंसी होगी, वही वैलेंसी के आधार पे हम उसका काम करेंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी 6 कार्बन होता है, तो बाहर में कितना होता है? 4 वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो 4 का मतलब ये हुआ कि बोरान की वैलेंसी कितनी है? 5, और बाहर में कितना हुआ? 2 और 3। तो 3 और 4 का मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो एक बोरान के साथ कितने हाइड्रोजन लगा दें कि वह एक का BH यानी 1 लगा दें तो 4 हो जाएगा, जो कि 1 कार्बन के बराबर हो जाएगा, जो कि 1 कार्बन के बराबर हो जाए। यानी इस कार्बन के पास हम कितने BH लगा दें? 1 BH लगा दें। तो ये रहा आपका BH, और ये BH का ट्वाइस रहा, ये आपका B4 रहा, और ये का रहा आपका H10।
तो BH का होल टास B4H10 हो गया। अब यहाँ पे आप टोटल मिलाइए, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, तो B6 हो गया। 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। अगर मुझे इसे 12 से करना हो, B6H12 करना हो, तो मुझे क्या करना हो, यहाँ से 6 हटाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी B6 यहाँ -6H हटा दिया जाए तो ये B6H6 और यहाँ पे -6 हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं BnHn -6 कह सकते हैं। और BnHn -6 का मतलब होता है कि यह क्या है, हाइपो है। BnHn6 का मतलब क्या होता है कि यह क्या है, हाइपो है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको हाइपो बताया, नाइडो बताया, क्लोसो बताया, राकीनो बताया। तो ये रहा आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के बोरान के विषय में। एक भी चीज़ें मैं आपका नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं डिटेल आपकी जानकारी आपके हवाले कर रहा हूँ। हमने आपसे कहा कि बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन इसीलिए बोला जाता है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वह आजलाई के बेंजीन हुआ करता है। और बस अंतर इतना है कि जो हमारे पास बेंजीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वह एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें एक प्रकार का रिंग बन रहा है, उसमें डीलोकेलाइजेशन डबल बॉन्ड है, पेरी हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पाई जा रही है, एक दूसरे को रिफ्लेक्स कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशनल चीज़ें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन रूल में 4n इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें पाई जा रही हैं। जबकि हमारे पास जो बोराजीन या बोराजोल है, इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, बट उसमें अल्टरनेटिव पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा पाया जा रहा है, जो कि यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति होने के कारण उसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम दिए हुए हैं। और फिर यहाँ पर भी कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं मान सकते हैं। मैंने रिएक्शन करके भी आपको बताया कि जो हमारा बेंजीन हुआ करता है वह डीलोकेलाइज्ड हुआ करता है, और डीलोकेलाइज्ड होने के कारण ही उसमें ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करता है। जैसे B6H6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपने पढ़ा होगा, B6H6Cl6 है ना, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड B6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे हम गैमेक्सिन कहते हैं, जिसे हम कीटनाशक के रूप में अपनी सब्जियों के ऊपर छिड़का करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बेंजीन के द्वारा बनती हैं, वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। B6Cl6 का मतलब यह होता है, देखिए यहाँ HCl का रिएक्शन मैंने कराया, आराम के साथ HCl यहाँ ऐड हो गया, H को नहीं हटाया, H को भी उसने ऐड किया हुआ है। लेकिन जो हमारा बेंजीन होता है B6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC जिसे कहते हैं, जिसे हम गैमेक्सिन कहते हैं, ऑलरेडी उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सभी H हट जाते हैं, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई अटैक करने के आता है वह तुरंत वहाँ से हट जाता है। और जैसे ही वह वहाँ से हट जाता है तुरंत का तुरंत तत्काल में ऑटोमेटिक तत्काल वह ऑलरेडी वहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, तब जा कर के वह जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ों को ना भूलिएगा, आप इसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बना, फिर यहाँ पे क्या, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन और हमारे पास जो रियल में बेंजीन है उसमें यही फ़र्क है कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है यह एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन हमारा एडिशन रिएक्शन देता है, और जबकि हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन जो हमारा ऑर्गेनिक हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसके बाद मैंने आपको आइसोलोबल एनर्जी को होता है, आइसोलोबल एनर्जी क्या होती है, क्लोसो क्या होता है, नाइडो क्या होता है, सुपर क्लोसो क्या होता है, हाइपो क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो टोटल मैंने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में पार्ट 4 पढ़ाया है।
जबकि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको परिचय कराया। अभी हमारे पास फ्लोरेंस बाकी हैं, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हुआ करते हैं, उसमें 10 से 10 कार्बन हुआ करते हैं और 15 हाइड्रोजन हुआ करते हैं, जो कंपटीशन में पूछा करते हैं फ्लोरेंस के विषय में। फ्लोरेंस एज लाइक स्ट्रक्चर, उसमें जो इसकी स्ट्रक्चर संरचनाएँ बनती कार्बन की, वह ग्रेफाइट की तरह बना करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है और जो भी होगा अभी बताएंगे। हमने ये भी आपको बताया कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होता है, और साथ ही साथ मेटल नॉन मेटल के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मीन्स मेटलॉइड भी हैं, कंडक्टर भी हैं, सेमी कंडक्टर भी हैं, और मीन्स सुचालक, कुचालक और अर्धचालक सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ना भूलिएगा। मीन्स किस तरह से हम आपको रिवाइज करा रहे हैं उसको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में एक और ग्रुप आता है जिसे हम केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनान के नाम से जानेंगे। उस केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनान को भी हम पढ़ा देंगे आपको बखूबी तरीके से, और ज़ेनान किस तरह से रिएक्शन करेगा। ज़ेनान डाइफ्लोराइड बनाएगा, ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड बनाएगा, ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड बनाएगा, है ना। तो वो चीज़ें अलग होती हैं, थोड़ा सा वो रेयर केस होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट का वो रेयर केस होता है क्योंकि वो लोग इनर्ट हुआ करते हैं, उनके भी स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन तमाम चीज़ें पढ़नी है। तो आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि आप ना पढ़िएगा। तो हमारे हिसाब से इसमें से कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और इसके बैक क्लास में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको बखूबी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप उसको पढ़िएगा। ठीक, ओके। और दोहराइएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, PDF फाइल में जा कर के PDF ज़रूर देखिएगा। और हमें तो नहीं लगता कि अब कुछ बचा हुआ है, अभी कार्बाइड वगैरह बचे हुए हैं, जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप पहले भी बता चुके हैं हम, है ना। एल्युमिनियम कार्बाइड क्या होता है, बेरियम कार्बाइड क्या होता है, किस तरीके से कार्बन किसी के साथ मिल करके कार्बाइड बना देता है, वो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और बस ठीक है, आप पढ़िए मन लगा करके, हमारी दुआएं आपके साथ में हैं, आप मन लगा करके पढ़ने की कोशिश करिए। और जो भी आपको ना आ रहा हो आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप उसे एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि सर ये हमको नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में चल रहा है अभी, ऐसा कोई बात नहीं है कि इनऑर्गेनिक पूरी तरह से ख़त्म ही हुआ हो, हमारे पास बहुत सारे चैप्टर भी बाकी रहते हैं इनऑर्गेनिक के। और फिलहाल जब कभी मौका मिलेगा आपको फिर बढ़ाए, लेकिन अभी हमें अगली वीडियो में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट का और केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनान को और डिटेल पढ़ाना है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट के विषय में डिटेल बताना है, फ्लोरेंस के। और आपने देखा होगा कि क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स हुआ करते हैं, जो ऑक्सीजन लेकर के आता है उसे क्राउन ईथर कहते हैं, है ना। क्राउन ईथर ऑक्सीजन बनाता है, क्राउन में स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरीके से देखिए ऐसे लगा रहता है, ऐसे, है ना। यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, फिर ऐसे हो करके ऐसे, फिर ऐसे होकर ऐसे, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हो करके ऐसे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं कराऊंगा ज़रूर, इसको आप करिएगा। क्राउन ईथर कंपाउंड क्या होते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे हम। अगले वीडियो में हम क्राउन ईथर लेकर के आएंगे, फ्लोरेंस लेकर के आएंगे, ग्रेफाइट लेकर के आएंगे, मेटलॉइड लेकर के आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के आएंगे और बताएंगे कि इन चीज़ों को हम किस तरह से हल करते हैं। बिल्कुल लेकर के आएंगे, आप बिल्कुल ना चिंता करिएगा। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल मेरी वीडियो को लाइक्स करना ना भूलें, बिल्कुल लाइक्स करिए वीडियोस को। ठीक है, तो बेटा जी मेरे वीडियो को लाइक करिए। और आपको कहीं भी अगर तनिक भी सस्पेंशन हो रहा हो, तनिक भी आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पे ये सवाल गलत है या ये सही नहीं पढ़ाया जा रहा है, या आपको कोई समस्या आ रही नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं, बिल्कुल जाइए। और हमें तो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया कैसे ये किस तरह से होता है, आप और डिटेल पढ़ लीजिएगा बुक में, है ना। पीरियड शर्मा की बुक है, उसमें आप जा कर के पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बाय। ओके, थैंक्स।